नमस्कार, मैं हूँ आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीबीसी का यूट्यूब चैनल। हम सब हाजिर हैं फिर से आपके लिए 69वीं बीपीसी की लेक्चर सीरीज में। और आज बारी है इतिहास, आधुनिक इतिहास में वो सबसे बेहतरीन चैप्टर की, जिसको कहा गया वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर द्वारा हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, हमारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष। और ये है 1857 का क्रांति। 1857 की क्रांति आज हम देखने जा रहे हैं। और क्या कमाल का चैप्टर है, क्योंकि यहीं से हमारे अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो एक तरह से कहें कि उजागर होती है हमारे सामने। हम अंग्रेजों को, जिन अंग्रेजों को यह मान बैठे थे कि अंग्रेज भारत में हमें एक नई व्यवस्था, नया शासन पद्धति सिखाने आए हैं, उनका सारा खोखलापन जगजाहिर हो गया था। और हमारे भारत के जो वीर योद्धा हैं, उन्होंने यह ठान लिया था कि अब समय आ गया है अंग्रेजों को भारत से विदा करने का। 1757 के बाद से 100 साल हो चुके थे, 1857 आ चुका था। और यह एक अफवाह फैल गई थी एक तरह से संपूर्ण उत्तर भारत में कि 100 साल होते होते भारत से अंग्रेजों की विदाई हो जाएगी। और इसी को सच्चा बनाने के लिए, सत्य प्रतीत करने के लिए हमारे योद्धाओं ने, जिनमें नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, बहादुर खां जफर, इन जैसे महारथियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। 1857 की क्रांति कई बार एक बहस का मुद्दा बनती है कि क्या इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष माने या न माने। क्या वाकई यह अंग्रेजों को भारत से भगाने की लड़ाई थी या अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने की लड़ाई थी। तो यह उचित प्लेटफॉर्म अभी नहीं है हमारा, ये वो लेक्चर नहीं है जहां पे हम सभी परिप्रेक्ष्य, सभी एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यह हमारा एक एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज है और हम इस यहाँ पे एमसीक्यूज को ही सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त भी हम उन सारे बातों को सामने रखेंगे जो 1857 की क्रांति के लिए जरूरी है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है बिहार, यूपी, झारखंड और जहां तक बच्चे जो है बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, और ये बीपीएससी ही नहीं, अन्य एग्जामिनेशंस जो है दूसरे स्टेट के एग्जाम्स के भी काम आने वाले हैं। तो जहां तक ये बच्चों तक पहुंचेगा उनके काम आने वाला है, उनके एग्जामिनेशन के लिए एक शानदार लेक्चर सीरीज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो नए छात्र हमसे जुड़ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमें उत्साहित करता है और बेहतर करने के लिए हम प्रतिबद्ध होते हैं, हम बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं, अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके आए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये 1857 की क्रांति का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल इस वक्त लॉर्ड कैनिंग बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग 1856 में आ चुका था। तो लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत आ गया है और उसी के रहने के क्रम में भारत में 1857 की क्रांति होगी। लॉर्ड कैनिंग साहब कहां हैं, इसमें दिख रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग साहब सी ऑप्शन में दिख रहे हैं। सी ऑप्शन हम मारेंगे, सी ऑप्शन के साथ आगे चलेंगे।
लॉर्ड कैनिंग के जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी साहब थे। 1848 से 56 तक, 1848 से 56 तक, ठीक है। और हमारे ओके 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी साहब इंडिया में रहे हैं, और इनके रहने के क्रम में ही वो सबसे कुख्यात पॉलिसी अंग्रेजों की सामने आती है, जिसने 1857 की क्रांति में सबसे बड़ा अहम योगदान किया, और वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो हम एक एक करके देखेंगे। लॉर्ड बेंटिक साहब का समय काल था 1828 से 35 तक, 1828 से 35 तक। और लॉर्ड बेंटिक साहब वन ऑफ द मोस्ट लिबरल गवर्नर जनरल हुए इंडिया के। उन्होंने भारत में कई ऐसी योजनाएं लागू की जिसने भारत में समाज सुधार का कार्य किया, जैसे सती प्रथा का अंत करना। उन्हीं के रहने के दौरान सती प्रथा का अंत हुआ, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बने। पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने ये 1833 में, है ना। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, आगे करके धीरे धीरे आएगा। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल बहुत बाद में आएगा। मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आपने सुना है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक। इनको लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, है ना। इन्होंने ही सबसे पहले निर्वाचन के जनक, इन्होंने ही सबसे पहले मॉडले मिंटो जो सुधार कार्यक्रम हुआ, मॉडले मिंटो सुधार जो है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909, इसी भारत शासन अधिनियम 1909 में मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन दिया गया, पृथक आरक्षण दिया गया, और इसी के लिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट का दर्जा इनको मिला, क्योंकि इन्होंने एक तरह से फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत आक्रामक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो यहाँ हमें 1857 की क्रांति के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में जानना था। तो लॉर्ड कैनिंग साहब जो है वो थे कौन? भारत के गवर्नर जनरल, जब 1857 की क्रांति शुरू हुई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ यूं। अगला क्वेश्चन है द सिंबल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज। ये इतिहासकारों के बीच में इसको लेकर के बड़ी मतभेद है कि क्या सच में, अब एक प्रश्न उठता है, इतिहासकार बार बार, कुछ इतिहासकार का मानना है कि 1857 की क्रांति प्री प्लान्ड नहीं थी, ये अचानक से फूट पड़ा, अचानक से लोगों का गुस्सा जो इतने दिनों तक जो है दबा हुआ था, वो ज्वालामुखी की तरह निकल गया और क्रांति का रूप धारण कर लिया। लेकिन बहुत ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मानना था कि ये साजिश, और खासतौर पे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि इन्होंने प्री प्लान तरीके से ही जो है इसको अंजाम दिया है। इनका बहुत दिन, बहुत महीने से इनका प्लान चल रहा था, हमारे खिलाफ जो है साजिश रची जा रही थी, और उसी में बात निकल के आई कि इन्होंने अपने बातों के प्रचार प्रसार के लिए चिन्ह यूज किए, चिन्हों का प्रयोग किया, और उसमें कौन सा चिन्ह था जो सामान्यतः एक जगह से दूसरी जगह वो चिन्ह भेजे जाते थे और मैसेज पहुंचाने का काम किया जाता था एक छावनी से दूसरी छावनी में। क्योंकि आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम सैन्य विद्रोह के रूप में निकल के आई, और बाद में इसमें सामान्य जनता और वो लोग जुड़े जिनके हित यहाँ इससे सधने वाले थे, जिन्हें किसी न किसी तरह से अंग्रेजों से परेशानी हुई थी, उन लोगों का जुड़ाव इससे बाद में चल के होगा। लेकिन पहले सैनिकों ने ही अपने आप को इसमें जोड़ा और एक तरह से विद्रोह किया। तो कई लोग तो ये भी मानते हैं, कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यह एक सैन्य विद्रोह था, सिर्फ, है ना, सिर्फ एक सैन्य विद्रोह था। तो अब यहाँ पे कौन सा वो प्रतीक था? तो कमल और रोटी, क्या प्रतीक चिन्ह था? कमल और रोटी जो है 1857 की क्रांति का सिंबल था, प्रतीक चिन्ह था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज।
अब यहां पे आइए, कॉज के ऊपर चलते हैं। 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण था, ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं ना। ऑप्शन ए कहता है गोद लेने के कानून का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ एडॉप्शन लॉ। जब डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसने सब्सिडियरी अलायंस, जो सहायक संधि है, उसको एक नया रूप प्रदान करता है और उसने उसका एक नया जो है फॉर्म, जो है अपडेटेड फॉर्म, सहायक संधि 2.0, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, या इसी को कहा गया हड़प की नीति, हड़प की नीति, हड़प लेना। तो सहायक, इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत डलहौजी ने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? इसके अंतर्गत डलहौजी ने नियम बनाया कि जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार किया है, जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार किया है, उन राज्यों के ऊपर ये टर्म्स और कंडीशन लागू होगा। संधि स्वीकार किया है, क्या टर्म्स और कंडीशन था? ये टर्म्स और कंडीशन ये था, नियम और शर्तें ये थी कि राजा जो है, जिस राज्य के, रियासत के जो राजा हैं, उनके अपने पुत्र होने चाहिए अगला उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। स्वयं का जन्मा पुत्र, उनका अपना खून होना चाहिए यदि राजा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है। तो राजा की यदि बेटियां ही होंगी सिर्फ, तो वो राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। या कोई भी बच्चा नहीं हो, तो पहले के समय में जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं होते थे या पुत्रियां नहीं होती थी, वो गोद ले लिया करते थे पुत्र को, अपनी बहन के पुत्र को, अपने भाई के पुत्र को, अपने किसी भी नजदीकी रिश्तेदार के पुत्र को अपना पुत्र के तौर पे गोद ले लेते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो डलहौजी ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। डलहौजी ने कहा कि अब हमें अपने साम्राज्यवादी नीतियों को एक अलग स्वरूप देने का वक्त आ गया है, इसको फाइनल टच देने का वक्त आ गया। और फाइनल टच देने का तात्पर्य है कि अभी तक हमने तो लगभग ब्रिटिश भारत का एक ऐसा स्वरूप का निर्माण कर लिया है जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, लेकिन अभी भी कई जगह राजवाड़े हैं। उन राजवाड़ों को अब पूर्णतः अपने में शामिल करने का वक्त है और यह एक बहाना हमें चाहिए, किसी न किसी तरह का बहाना तो हमें खोजना पड़ेगा। तो उसने एक नियम बनाया कि पुत्र होगा तो उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, यदि पुत्र नहीं हो तो क्या होगा, वो राज्य मिला लिया जाएगा अंग्रेजी राज्य में। और इसका सबसे पहला शिकार बना सतारा। प्रश्न पूछता है कि हड़प की संधि का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? हड़प की संधि का, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, व्यपगत का सिद्धांत, हड़प की नीति का सबसे पहला शिकार कौन बना? सतारा बना 1848 में। और उसके बाद तो लाइनें लग गई, जिसमें आपका झांसी भी आएगा। आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के अपने पुत्र थे, लेकिन बहुत कम एज में उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से। और उसके बाद जो रानी के पति हैं गंगाधर राव, वो एक पुत्र गोद लेते हैं, लेकिन इसी क्रम में उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद अपना पुत्र न होने के कारण अंग्रेजों ने झांसी को मिला लिया 1853 में। और उसके बाद रानी ने अंग्रेजों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि उनका राज्य वापस लौटा दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने वापस नहीं लौटाया और रानी बिना राज्य की रानी हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य की लड़ाई लड़ेंगी। इसीलिए बार बार यह प्रश्न उठता है कि इन राज्यों ने कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए, जिन रानी लक्ष्मीबाई के जो है राज्य हाथ से निकल गए थे, नाना साहब का पेंशन बंद हो गया था। जब नाना साहब स्वतंत्रता 1857 की क्रांति से जुड़ेंगे तो इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी है। हड़प की नीति के अंदर ही क्या था कि किसी भी एडॉप्टेड सन का कोई भी जो है वो एक तरह से शक्ति नहीं रहेगी, एक तरह से उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। यदि पहले से कोई है भी तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो नाना साहब
अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, मतलब एडॉप्टेड सन थे, और एडॉप्टेड सन होने के नाते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इनका सारा पेंशन बंद कर दिया गया। 8 लाख का जो पेंशन दिया जाता था वो बंद कर दिया गया। तो देखो नाना साहब आपके अपने स्वार्थ थे वहां पे। कुंवर सिंह बिहार की लड़ाई लड़ रहे थे, कुंवर सिंह की जमींदारी छिन गई थी, तो वो अपनी जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये संपूर्ण भारत के लिए लड़ रहे थे? क्या उस समय भारत जैसी भावना थी उन लोगों के मन में, या सभी अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे? और ये निजी स्वार्थ के लिए लड़ना ही इनके हार का कारण भी बना, क्योंकि इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। खैर उस पर चर्चा होगी। अब यहां पर तो ये सही है कि तत्कालिक कारण तो नहीं है, लेकिन एक कारणों में से एक कारण है, क्योंकि 1848 से ही चल रहा है। और अंतिम जो राज्य मिलाया गया हड़प की नीति के तहत, वो अवध मिलाया गया। यहां पर तो ऑलरेडी अवध के शासक वाजिद अली शाह, जो अवध के अंतिम शासक कौन है? अवध के अंतिम शासक हैं वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, तो वाजिद अली शाह को तो इस बिना पर भी नहीं हटाया जा सकता था कि आपका कोई पुत्र नहीं है। तो बहाना क्या बनाएगा? क्योंकि अवध का पर कब्जा करना मतलब साम्राज्यवादी नीतियों का इनका कंप्लीट जो है एग्जीक्यूशन हो जाना, है ना। लास्ट अवध ही बच रहा था इनका कब्जा करने के लिए। तो इन पर कुशासन का आरोप लगाया जाएगा, क्योंकि इनका पुत्र तो है, तो इनके पर क्या लगाया जाता है? कुशासन का आरोप, कि भाई साहब आप अच्छे से शासन नहीं चला रहे हो। तो 1856 में अवध को भी कुशासन का आरोप लगा करके जो है अवध पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये कारण है, लेकिन तत्कालिक कारण नहीं है। अवध का ब्रिटिश राज्य में विलय 1856 में, अभी तो ये भी तत्कालिक कारणों में से नहीं है, क्योंकि 1856 में विलय किया जाएगा और 1857 में जाकर के जो है क्रांति स्टार्ट होगी। तो ये लंबा बीच में गैप क्यों हुआ? तत्कालिक कारण मतलब क्या है कि फूस के ढेर में आग लगाने वाली, चिंगारी लगाने वाली का जो है कोई बात होनी चाहिए। तो इतनी सारी कॉजेज जमा होते जा रहे थे, कारण जमा होते जा रहे थे, बस उसको उसको एक तरह से आग लगाने वाली चीज चाहिए थी। तो वो आग लगाने वाली कौन सी चीज है? इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज कौन सी है? खोजनी है। नवाबों का पेंशन बंद करना। अब उसमें नवाबों का पेंशन में हमारे नाना साहब है पेशवा, उनका भी पेंशन बंद है। ये भी कोई जो है तत्कालिक कारण नहीं, इमीडिएट कॉज नहीं है। कारतूस में ग्रीस लगाए जाने का अफवाह, यही वो कारण है जिसने सेनाओं को एकजुट कर दिया। जो 2.5 लाख के करीब में ब्रिटिश भारत की सेना थी, उसमें आधे से अधिक सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। इतने लंबे ड्यूरेशन में जो अंग्रेजों ने एक अनुशासित सेना का निर्माण किया था, उस अनुशासित सेना के अंदर विद्रोह खड़ा हो गया। यही वो कारण है। अब इसके पीछे के तर्कों को हम समझेंगे कि क्या था 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण और क्यों था 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण। अब तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज को हम समझेंगे। देखो जी, 1856 में ब्रिटेन अपने यूरोपियन आर्मी में एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस कर चुका था। उसके पहले एक पुरानी राइफल यूज की जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बैस। एक पुरानी राइफल यूज की जाती थी, नाम था ब्राउन बैस। तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आई इनके पास राइफल, एक नई टेक्नोलॉजी की राइफल आई, नाम था इसका न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड। ये यूरोप की ब्रिटिश सेना, मतलब ब्रिटिश सेना में इंट्रोड्यूस कर दिया गया यूरोप में, लेकिन लगे हाथ इसको भारत में भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो राइफल में कोई दिक्कत नहीं है, राइफल ठीक है, राइफल तक ठीक है, राइफल हम ले लेंगे। दिक्कत उसके कारतूस में थी, दिक्कत उसके कारतूस में थी। जो गोली होती है ना, जो लगा के दागते हैं, उसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो उसकी कारतूस बनी थी, इसकी जो कारतूस बनी है, उसका अपर लेयर फैट, जो चर्बी होती है ना जानवर की, उसकी बनी। अच्छा, किसी और जानवर की बनी होती तो चलता, लेकिन
एक्चुअली में बाद में ये 1857 की क्रांति के पश्चात जब जांच बैठेगा तब पता चलेगा कि हाँ ये बात सच थी। पहले तो ये अफवाह ही उठेगा और इस अफवाह के जड़ में भी जाएंगे कि कहां से ये अफवाह उठेगा, क्योंकि अफवाह उठने के लिए एक कोई छोटा सा कारण काफी होता है। ठीक है ना। तो कारतूस में चर्बी लगी हुई थी और ये चर्बी जो फैट है वो फैट गाय और सुअर की थी। तो दिसंबर 1856 के आसपास इसे भारत में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसे भारत में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है। ओके। तो एक छोटी सी कहीं स्टोरी है, इस पे कितना अब ये सच है इस पे कहीं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज को इंगित करता है, कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि अफवाह उठने के लिए एक छोटा सा छोटी सी बात, छोटी सी चिंगारी काफी होती है। तो हुआ यूं कि कलकत्ता में दमदम पोर्ट पर, कलकत्ता में दमदम पोर्ट पर कोई ब्राह्मण सैनिक, उस समय अंग्रेजी सेना में ब्राह्मण सैनिकों की बहुतायत मात्रा में भर्ती हुई थी। बहुत ज्यादा मात्रा में ब्राह्मण और राजपूत सैनिक हुआ करते थे और वे मैक्सिमम अवध से रिलेटेड थे, अवध के और बिहार से संबंधित ज्यादा सैनिक थे। तो दमदम पोर्ट पे कोई भारतीय ब्राह्मण सैनिक सिपाही सुबह के वक्त में अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम कर रहा था और उसी क्रम में कोई पोर्टर, पोर्टर मतलब पोर्टर जो सामान ढुलाई का काम करता है, सामान ढुलाई करने वाला व्यक्ति ने उस ब्राह्मण व्यक्ति से बोला कि आप मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे प्यास लगी है। तो ब्राह्मण व्यक्ति उसको दुत्कार दिया कि भागो यहां से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस समय आप जानते हैं जाति व्यवस्था कितनी उच्च स्तर पर थी। जाति व्यवस्था इस हद तक थी कि परछाई नहीं पड़ने देना है किसी छोटी जाति के लोगों का। जाति व्यवस्था इस हद तक थी कि जो निचली जाति के, जो दलित जाति के लोग हैं, जिनको जो वर्णा व्यवस्था के सिस्टम में सबसे नीचे में है, जिनको शूद्र कहा जाता है, वो उनकी गांव में एंट्री पर मनाही थी। और यदि गांव में एंट्री होती भी थी तो ये देखने में आता था कि उनके गर्दन पे जो है घड़ा जो है बंधा होता था और दोनों कमर में झाड़ू लगी होती थी। तो जैसे जैसे वो चल रहे हैं वैसे वैसे झाड़ू से पिछला हिस्सा जो है वो साफ होता जाता था, क्योंकि उनके चलने से मिट्टी दूषित हो जाती थी। ऐसा मानना था उस समय के वर्णा व्यवस्था में जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उस समय ब्राह्मणिकल सोसाइटीज का पूरा जोर था। तो आज भी जाति व्यवस्था ऐसा नहीं है खत्म हो गया, लेकिन आज का जाति व्यवस्था किसी और टर्म में हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उस समय की तो भारतीय ब्राह्मण सिपाही ने उसको दुत्कार दिया। तो वो जाते जाते हंसते हुए पोर्टर बोला, अब माल ढुलाई कर रहा है, उसको पता है कि क्या क्या माल आ रहा है वहां से, यूरोप से, है ना। तो उसको पता है कि क्या माल आया है। राइफल आ चुकी थी, कारतूस आ चुका था, अब डिस्ट्रीब्यूशन होना था अलग अलग छावनियों में, है ना। तो उस पोर्टर ने जाते जाते बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, आपने पानी तो नहीं पिलाया, लेकिन आप जिस धर्म पर इतना कूद रहे हैं ना, जिस धर्म को लेकर के, जिस जाति को लेकर के आप इतना उछल रहे हैं ना, बहुत जल्दी आपकी जाति भ्रष्ट हो जाने वाली है, बहुत जल्दी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाने वाला है। अब ये बात, पोर्टर की कही गई बात उस भारतीय ब्राह्मण सैनिक के मन में बैठ गया कि क्यों कहा इसने, क्या बात है। और वहां से उसने अपने मन में एक शंका जब हो जाता है ना चीजों, तो वो, और शंका ऐसी चीजें हैं जो बड़ी से बड़ी चीजों को बलवत कर देता है। शंका और मजबूत कब, उसी वक्त जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ राइफल और कारतूस मिलना शुरू हुआ, तो वहां से अफवाह निकलना शुरू हुआ कि हो ना हो। वो गया अपने साथियों को बताया ऐसा ऐसा हुआ है, पोर्टर ने बताया कि भाई आपकी जाति और धर्म बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाने वाली है। तब वहां से अफवाहें, क्योंकि आपको पता है कि, पता होना चाहिए कि सबसे पहले बंगाल में ही इन राइफल और कारतूस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, और सबसे पहले वहीं पर बंगाल में ही सैनिक इसका विद्रोह करना शुरू करेंगे और लेने से मना करेंगे कि हम कारतूस नहीं लेंगे और राइफल नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे पहले वहीं पर होगा। तो अब यहां पर चीजें अफवाहें उठी
कि हो ना हो इस कारतूस में कोई समस्या है, क्योंकि इस कारतूस में क्या था कि लोड करने के पहले उसको दांत से काटना था, उसका ऊपरी हिस्सा अपर लेयर जो है उसका उसको दांत से काट के और तब जो है वो राइफल में लगा के और तब मारना होता था। आज की तरह एडवांस नहीं है कि एक बार में 4-5 जो है गोली लगाया और तब दाग दिया। उस समय एक एक करके गोली लगानी होती थी। तो ये जो कारतूस काटना है और चर्बी है, वहां से चीजें जो है अफवाह के तौर पर उठनी शुरू हुई और वहां दमदम पोर्ट, दमदम में जो छावनी थी वहां से लेकर के और मेरठ तक अब अलग अलग छावनियों में विद्रोह का क्रम शुरू होगा। सैनिक कारतूस को और बंदूक को लेने से मना करते चले जाएंगे। भारतीय सैनिकों को यह महसूस हो गया, मैंने पहले ही बताया कि ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सिपाही हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और उसमें अवध की सैनिकों की संख्या तो और ज्यादा है। अवध की सेना बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसमें भी अपर कास्ट की जो सेनाएं हैं वो और भी ज्यादा मात्रा में है। तो अवध के सेनाओं में, अवध की जो भारतीय सेना है उसमें जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, उनमें पहले से आक्रोश है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक तो ये कांड हो ही गया कि कारतूस आया और राइफल आया, लेकिन उसके पहले कुछ और बातें भी हो गई। जैसे पहले भारतीय सैनिकों को अपनी जाति चिन्ह और धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति थी, लेकिन लॉर्ड कैनिंग के आने के बाद उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि अब किसी भी भारतीय सैनिक को अपनी जातिगत और जो है धार्मिक चिन्ह नहीं पहनने हैं। ठीक है, तो ये और आक्रोशित कर दिया। अब ब्राह्मण सैनिक है, चंदन करना चाहता है, टीका रखना चाहता है। मुस्लिम्स है, वो दाढ़ी रखना चाहते हैं, टोपी पहनना चाहते हैं। तो जातिगत चिन्हों पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी, जब अवध के सैनिकों की भर्ती की जा रही थी या उत्तर भारतीय सैनिकों की जब भर्ती की जा रही थी और ये जो अपर कास्ट के जो सैनिक है जब भर्ती हो रहे थे, तो भर्ती होने के पहले उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखा कि मेरा जो रसोई है, मेरा जो खाना है वो जातिगत स्तर पे अलग बनेगा। तो अंग्रेजों ने शुरुआत में तो इस चीज को लेकर के कोई बहुत ज्यादा कठोर रुख नहीं अपनाया कि हाँ, पहले बोला ठीक है, जो ब्राह्मण सैनिकों का रसोई है वो अलग होगा और निचली जाति के सैनिकों का रसोई अलग होगा। लेकिन एक सेना में जहां पे सभी जातियों के लोग कंबाइंड तो फॉर्म में रहते हैं, वहां पर अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग अलग रसोई होना, ये जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता था, डिसिप्लिन पे प्रश्न चिन्ह लगाता था। अंग्रेजों ने इसको बंद करवा दिया कि रसोई बंद करो, एक ही रसोई होगा और उसी में खाना होगा। उसके बाद जो ईसाई मिशनरीज भारत में आना शुरू हो गए, आपको पता है चार्टर एक्ट 1813 आया और चार्टर एक्ट 1813 के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ और अर्थात वो आकर के अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते थे। तो उस क्रम में ये छावनियों में आकर के जो ईसाई मिशनरी हैं उन्होंने धर्म परिवर्तन का एक लंबा जो है एक मिशन चलाया है, मिशनरीज बनाया और मिशनरीज के तहत इन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। और इस क्रम में ये छावनी में आकर के ईसाई धर्म की बड़ाई करते थे बहुत ज्यादा और बाकी धर्मों की, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्मों की बुराई करते थे। यह बात सैनिकों को नागवार लग रही थी। बार बार ये चीजें मन में खटक रही थी सैनिकों के कि अंग्रेज जानबूझ करके उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनके जाति को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और जाति व्यवस्था, जाति ही उस समय सब थी। किसी भी लोकल लेवल पे, गांव के स्तर पे जो गांव बसे होते थे वो जातिगत स्तर पे बसे होते थे कि ये ब्राह्मणों का टोला है, ये राजपूतों की बस्ती है, ये जो है दलितों की बस्ती है, ये जो है शूद्रों की बस्ती है। ऐसी व्यवस्था बना रखी थी। तो वहां पे पहली निष्ठा जाति के साथ होती थी, फिर जो है उनकी निष्ठा गांवों के साथ होती थी। जाति से बाहर निकालना, हुक्का पानी बंद होना, मतलब उसके बाद कुछ बचा नहीं उनके लिए। और ऐसा हो गया था भारतीय सैनिकों के साथ। प्रथम अफगान युद्ध में अफगान से किसी तरह से जिंदा बच के आए हुए सैनिकों को उनके जाति से बहिष्कार कर दिया गया। प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, उसमें अंग्रेजों की बुरी तरह हार हुई। किसी तरह बचते बचाते कुछ सैनिक भारत पहुंच गए और वो जब पहुंचे तो उनको पता चला कि अरे उनको तो उनकी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, अब उनके लिए बचा ही कुछ नहीं था।
तो जाति व्यवस्था उनके लिए बहुत बड़ी मायने रखती थी, धर्म उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता था। तो ये सारे कॉजेज सैनिकों के लिए जमा हो रहे थे, और उसमें एक और बड़ा कॉज आ गया, वो है कारतूस। अब गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र चीज है, हमारी माँ है, हिंदुओं के लिए पवित्र है। गाय हमारे लिए क्या है? माता है। भले ही जो है दिल्ली में तो कम दिखता है, जाके देख लीजिए बाकी शहरों में रोड पे गाय कैसे घूमते हैं, तब उस समय माता वाला भाव लोगों में नहीं जगता है, जब जब कचरा और पॉलिथीन खाती है गाय। लेकिन गाय हमारी माता है, उस पर राजनीति कर सकते हैं, उस पे उसी पे तो राजनीति चलता है ना। और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र है, अपाक मानते हैं, मुसलमानों के लिए अपाक है, अपवित्र है। दोनों का के लिए ये अपने अपने मायने हैं। तो भाई यहां पर तो सीधे धर्म पे आ गया, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि कारतूस मुंह पे लगाना धर्म खत्म हो जाना, जाति खत्म हो जाना। सैनिकों ने मना करना शुरू कर दिया, और यही जो सबसे बड़ा तत्कालिक कारण बनेगा 1857 की क्रांति का। चले आगे बढ़े हम लोग, मिनिमाइज। ओके, तो ये हो गया आपका कारतूसों में ग्रीस लगाए जाने की अफवाह। और ग्रीस किस चीज का? ग्रीस किस चीज का? तो भाई यहां पे गाय और सुअर का फैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 4 यही थोड़ा रब करने में, मिटाने में समय लग जाता है। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द रिवोल्ट ऑफ 1857? क्लियर है? तो बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन जो है वो 1857 की क्रांति में भूमिका नहीं निभाया? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, आपको पता है कि 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया मराठों को पराजित करके। 1803 में जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, उस दौरान उत्तर भारत में दिल्ली पर एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मराठों का नियंत्रण था, और मराठों के संरक्षण में ही रहते थे मुगल बादशाह, और मुगल बादशाह उस समय थे शाह आलम द्वितीय। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में अंग्रेजों ने बुरी तरह पराजित किया मराठाओं को, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और तब से मुगल शासक, जो नाम मात्र के मुगल शासक रह गए थे, बिना किसी साम्राज्य के मुगल शासक थे, और अब यहां से उनको वापस से अंग्रेजों के पेंशन पर रहना पड़ा। तो यहां से 1803 के पश्चात जो भी मुगल शासक होंगे, चाहे वो शाह आलम द्वितीय जो 1806 में उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद अकबर द्वितीय, और उसके बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं। जफर उनका उपनाम है जिस नाम से वो शेर व शायरी लिखते थे। तो इन साहब लोग को अब पेंशन पे रहना पड़ता था अंग्रेजों के। अब इनके पास कोई साम्राज्य बचा नहीं है, लाल किला पर भी अंग्रेजों का ही अधिकार है। और डलहौजी जब आता है तो उसने अनाउंस कर दिया, डलहौजी जब आया तो 1849 में उसने अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे, इसके बाद और कोई मुगल शासक नहीं होगा। लाल किला छोड़नी होगी इनको, मुगलों को लाल किला छोड़नी होगी बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात। इनकी इतनी दुर्गति हो गई है ना बहादुर शाह जफर और मुगलों की, इन्हें अब खाली पैर जाना पड़ता है नमाज अदा करने अब मस्जिद में। पहले पूरे रुआब में, पूरे शानो शौकत में जाते थे। की स्थिति, वित्तीय स्थिति, इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपने कारिंदों को, अपने नौकरों को पैसा वेतन दे पाए। कोई आर्मी नहीं बची, कुछ नहीं बचा अब इनके पास। और इसी क्रम में 10 मई, यह दिन याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ में, मेरठ की छावनी में, मेरठ की जो सैनिक छावनी है वहां पर 1857 की क्रांति की बिगुल, 1857 की क्रांति की बिगुल बज गई। 1857 की क्रांति की बिगुल बज गई।
यही वो स्थान है जिसने 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी। अब क्यों हुआ? क्योंकि मेरठ की छावनी के जो घुड़सवार सैनिक हैं, उन्होंने कारतूस लेने से मना कर दिया, राइफल लेने से मना कर दिया, जिसके कारण उनके सारे रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उस रेजिमेंट के 85 सैनिकों को, 85 सिपाहियों को 10 वर्ष का कठोर सजा दिया गया। 85 सिपाहियों को 10 वर्ष का कठोर सजा दिया गया और ये डेट था 9th of May 1857। 1857 को 9 मई 1857 को सुना दिया गया उनको सजा। ये 10 मई तक इनकी हिमाकत कैसे हो गई कि ये राइफल लेने से और कारतूस लेने से मना कर दिए और इतने लोगों को सजा मिल गई, जिसके पश्चात सैनिकों ने गुप्त रूप से एक बैठक बुलाया और उस बैठक में यह निर्णय किया गया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है, अब बैठने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ इसके पहले तक सिर्फ सजा भुगत रहे थे, अब सजा देने की बारी है। और 10 मई 1857 की मध्य रात्रि को इन्होंने क्रांति की बिगुल बजा दी। मेरठ छावनी में सारे अंग्रेज अधिकारी और सैनिकों को मार डाला, उनके हथियार घर लूट लिए, अपने सैनिक साथी को, जो बंदी साथी हैं, उनको रिहा किया और वहां से निकल गए। 10 मई की रात को निकल गए वहां से। अब इनको पता नहीं है क्या करना है। तो चलो भाई, अब शुरुआत तो हो गई, अंजाम क्या होगा अब ये बाद की बात है। हमें चलना चाहिए दिल्ली और हमारे जो कॉज है, हमने जो ये कांड कर दिया, उसको एक कारण देने की बारी आ जाए। इसके लिए हमें बहादुर शाह जफर की आवश्यकता है। तो 10 मई की रात को ये यमुना क्रॉस करते हैं और 11 मई की सुबह में ये पहुंचते हैं दिल्ली, यमुना क्रॉस करके लाल किला के पीछे। और वो समय होता है रमजान का। रमजान में बहादुर शाह जफर नमाज अदा करके, सुबह सुबह की जो शहरी है वो ग्रहण करके खा के और आराम फरमा रहे होते हैं, तब तक हंगामा होता है और हंगामा उनके पिछले झरोखे पे होता है। सैनिक पूरा हंगामा मचा रहे हैं अंदर घुसने के लिए, बहादुर शाह जफर का नाम लेके चिल्ला रहे हैं। बहादुर शाह जफर बोले, डर गए कि हुआ क्या भाई, ये हुआ क्या। डरते डरते आते झरोखा पे, देखते हैं सैनिकों का हुजूम है। सैनिक बोल रहे हैं कि बादशाह, हमने ये कर दिया मेरठ में, अब हम आपके पास आए हैं, अब आप ही के जो है निर्देशानुसार आगे का कार्यक्रम होगा, हम आपको अपना नेता बनाना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर एक कमजोर टाइप का एक किस्म का नेता है, एक बादशाह जिसने आज तक बादशाहत नाम की चीज नहीं जानी, उसने कभी की नहीं बादशाहत, आज तक किसी चीज का निर्णय नहीं लिया। वो तो जीवन भर जन्म के बाद मरण तक जो है पेंशन पे टिका रहा। पहले बाप को मिलने वाला पेंशन पे, बाद में खुद को मिलने वाले पेंशन पे। तो निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। ये वैसे बादशाह नहीं है कि बिना साम्राज्य के भी निर्णय लेने की क्षमता हो इनमें, दृढ़ विश्वासी नहीं है। और उम्र भी बहुत ओल्ड एज हो गया इनका, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए ये। तो इनके अंदर अब ये भाव बची नहीं है कि एक वीरता की भाव जो होती है वो बची नहीं है। अब डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि यदि मैंने इनका साथ दिया तो ये जो है अंग्रेज मुझे कुछ ना कर दे, मेरे साथ कुछ ना कर दे, और वो होगा भी वहीं। तो इनको इस बात का डर बैठ गया कि अब ये करना क्योंकि पर्पस पता नहीं है सैनिकों का ना एग्जैक्टली कि वो चाहते क्या है, पर्पस पता नहीं है उनका। अब किसी तरह ये सैनिकों का कुछ एक बड़ा दल, बड़ा सा हिस्सा लाल किला में घुस जाता और लाल किला में घुसने के पश्चात एक तरह से घेर लिया जाता है बहादुर शाह जफर को, और जबरदस्ती, बनोगे कैसे नहीं, तुम्ही को नेता बनना है, बनना तो पड़ेगा। अब बहादुर जफर बोल रहे हैं कि भाई अंग्रेज तो बाद में कुछ करेगा, पहले यहीं सब ना कुछ कर दे हमें। एक तरह से कोर्सिव तरीका तो नहीं अपनाया, लेकिन जबरदस्ती तैयार करवा लिया कि आपको बनना ही है हमारा नेता, हम आपको भारत का सम्राट घोषित कर रहे हैं। और अब आप चिट्ठी लिखिए बाकी नेताओं को, बाकी राजाओं को अब चिट्ठी लिखिए कि ये स्टार्ट हो गया है, शुरू हो चुका है विद्रोह, और आप सभी हमारा साथ दीजिए। बहादुर शाह जफर मरता क्या नहीं करता, स्वीकार करना पड़ा कि हाँ ठीक है, आपके कार्यों को एक कारण दिया जाएगा, चलिए मान लेते हैं कि हम आपके विद्रोह में नेता रहेंगे। और तब
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया जाता है, फिर से मुगल सम्राट घोषित किया जाता है, दिल्ली को उसकी राजधानी घोषित की जाती है। और उसके बाद बहादुर शाह जफर सारे भारत के, उत्तर भारत के खासतौर पे सभी नेताओं को, सभी राजाओं को, जो अपदस्थ हैं या पदस्थ हैं, जो पद पे बैठे हुए हैं या पद से हटा दिए गए हैं, उन सभी नेताओं को, राजाओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अब ये शुरू हो चुका है एक बड़ा विद्रोह और इसमें हमें आपके साथ की आवश्यकता है। और जैसे जैसे ये खबर लगते गई, नेताओं को, राजाओं को, बेगमों को, जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, रानियों को, रानी लक्ष्मीबाई, जैसे जैसे उनको खबर लगता गया कि बादशाह ने इसको वैधानिकता दे दी है, लीगैलिटी दे दी है, बादशाह जो है, और समय भले ही बादशाहत खत्म हो गई थी, लेकिन मुगलों की इज्जत प्रतिष्ठा अभी भी थी। तो मुगल के छत्र छाया में आकर के विद्रोह करना, उसको एक बहुत बड़ा कारण मिल रहा था बाकी नेताओं को। तो उन्होंने अब विद्रोह में साथ देना शुरू कर दिया। तो हम यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्या बहादुर शाह जफर ने भूमिका निभाई? हाँ, निभाई। बेगम हजरत महल, हाँ, अवध के विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं ने किया। अवध के विद्रोह का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। और फिर आगे बढ़े हम लोग, बालाजी बाजीराव। अरे बालाजी बाजीराव तो बहुत पहले मर गए, बालाजी बाजीराव तो 1761 में ही मर गए थे, तो ये तो कतई नहीं होंगे। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के विद्रोह को, और झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को इन्होंने नेतृत्व दिया। तो बालाजी बाजीराव कतई नहीं थे। बालाजी बाजीराव ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में कोई रोल प्ले नहीं किया है। बढ़ा जाए आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि कौन विद्रोह में शामिल था और कौन नहीं था। तो नेताओं का नाम, राजाओं का नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते आगे, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब पहला है, मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स पार्टिसिपेटेड इन इट। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। बी, मोस्ट ऑफ द एडुकेटेड इंडियन डिड नॉट सपोर्ट इट। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। सी है, द जमींदार्स ऑफ बंगाल रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे। और चौथा है, इट कुड नॉट अफेक्ट द होल ऑफ इंडिया। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर नहीं पड़ा। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। क्या यह सच है कि अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया? देखो जी, ये 1857 की क्रांति का के परिणामों पर, पतन के परिणामों पर या हार के कारणों पर जब हम चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रांति में हार क्यों हुई विद्रोहियों की, अंग्रेजों की जीत हुई और विद्रोहियों की हार हुई, भारतीय पक्ष की हार हुई, तो इन हार के कारणों पर जब हम चर्चा करेंगे तो हमें पता चलता है कि ये जो विद्रोह है वो उत्तर भारत में ही सिमटा रह गया, और उत्तर भारत के भी कुछ ही पर्टिकुलर एरिया में ये सिमटा रह गया। जैसे अवध में इसकी प्रभाव ज्यादा देखी गई, अवध में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया। उसके बाद दिल्ली में इसका प्रभाव देखा गया। उसके बाद बिहार के कुछ हिस्सों में प्रभाव देखा गया। बंगाल छिटपुट रहा, मध्य प्रदेश छिटपुट रहा, थोड़ी कहीं बहुत होती रह गई। राजपुताना जो प्रदेश है वहां भी कहीं कहीं ही हुआ, राजस्थान में भी कहीं कहीं हुआ, और पंजाब में भी कहीं कहीं ही हुआ है, और बाकी जगह असम हो गया, असम में भी कहीं कहीं ही छिटपुट होता रह गया। तो ये बहुत बड़ा मास मूवमेंट नहीं बना। भले ही इसमें लाखों भारतीय भाग लिए, लेकिन एक तरह से एक टेरिटरी वाइज अगर देखा जाए तो ये साउथ इंडिया पूरा छूता रहा। साउथ इंडिया में कहीं कोई इसका प्रभाव ही नहीं दिखा, संपूर्ण साउथ इंडिया इससे अलग रहा। उसके अलावे मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा, राजपुताना के अधिकांश राजपूत राज्य जो थे उन्होंने इससे अपने आप को अलग रखा। और कुछ ही ऐसे इलाके थे, जैसे औवा नाम का एक जगह है, उन औवा के शासक ने इसमें भाग लिया था, लेकिन जयपुर में इसका प्रभाव नहीं दिखा। तो राजपुताना के कई ऐसे हिस्से, पंजाब के अधिकांश हिस्से इससे अछूते रहे। उधर आप चले जाएं, सिंध, पेशावर, मुल्तान, कराची, ये सब अछूता रहा। इधर कहीं कोई प्रभाव दिखाई नहीं 1857 की क्रांति का।
सबसे ज्यादा ये संगठित रहा अवध और बिहार के कुछ क्षेत्रों में, बुंदेलखंड वाले इलाकों में, रुहेलखंड वाले इलाकों में, जो आज के कह सकते हैं पूरे यूपी में इसका प्रभाव दिखा। तो सीमित इसकी प्रभाव रही, क्योंकि सीमित क्षेत्र में ये जो है फैला हुआ था। तो अधिकांश भारतीयों ने इसमें भाग लिया। ये कथन पूछ रहा है, कथन सही है? नहीं है, कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। हाँ, यह स्टेटमेंट एक वाकई सही है, कहीं से इसमें कोई लेश मात्र भी शंका नहीं है कि जो शिक्षित एडुकेटेड क्लास थी, और एक नया क्लास ये निकल के आया था जब से भारत में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुआ था, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो भारत में एक नई शिक्षित जो है वर्ग उत्पन्न हुई थी, और नई शिक्षित वर्ग ने एक तरह से यूरोपियन शिक्षा को ग्रहण किया था, यूरोपियन शिक्षा में को ग्रहण किया था, वहां के चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, और उस परिप्रेक्ष्य में यूरोपियन चीजों को इन्होंने पढ़ा है, समझा है, वहां के दार्शनिकों को पढ़ा है, वहां के फिलोसफर्स को समझ रहे हैं। तो वहां वो पढ़ने के बाद, वहां के शिक्षा को ग्रहण करने के बाद, जब इन लोगों का, जब विद्रोहियों का, जब ये बहुत नजदीकी से विद्रोह का आकलन करते हैं, तो इनको लगता है कि इनका विद्रोह पिछड़ा हुआ है। शिक्षित भारतीयों को ये लगता है कि ये विद्रोह वापस से हमें मध्यकाल में ले जाएगा, क्योंकि ये शिक्षित भारतीय ये मानते हैं कि अंग्रेजों का भारत में रहना एक तरह से हमें आगे की तरफ ले जाएगा, हमें नई चीजों को सिखाएगा, हमें नया जो है पद्धति, नया सिस्टम, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो या पार्लियामेंट्री प्रोसेस हो, नई नई चीजें हमें सिखाएगा, नया एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका सिखाएगा, शासन की नई पद्धति सिखाएगा। तो इनको ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ये 1857 की क्रांति क्या है? प्रोग्रेसिव नहीं है, आगे की तरफ हमें नहीं ले जाता है। ये मानते हैं कि 1857 की क्रांति अगर सफल भी हो जाता है विद्रोहियों द्वारा, तो ये क्या करेंगे, इनका क्या प्लान है, ये कौन सा शासन स्थापित करना चाहते हैं, क्या वापस ये राजशाही स्थापित करना चाहते हैं, कि क्या ये वापस से राजा बन के और हमारे ऊपर रूल करना चाहते थे? उनको लगता है कि नहीं, ये जो है कहीं से उचित नहीं है 1857 की क्रांति हमारे पक्ष में। तो अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। ये स्टेटमेंट सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार रहे, वह एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बंगाल में एक नया वर्ग का इवोल्यूशन, एक उदय हुआ था, और ये इस वर्ग के उदय के पीछे अंग्रेजी शासन व्यवस्था ही थी, जिन्होंने नई भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी व्यवस्था स्थापित की थी, और एक नया क्लास यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, और वो है जमींदार क्लास। ये जमींदार क्लास एक तरह से स्वामी भक्त थे, अंधभक्त थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। तो बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे। इसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर नहीं पड़ा, ये स्टेटमेंट भी सही है। संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो बी, सी, डी ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हम ई पे जाएंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट हमारा सही आ गया, तो हम ई पे चलेंगे। ई ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। मोर देन वन ऑफ दी अबव एंड नन ऑफ दी अबव। तो नन ऑफ दी अबव नहीं होगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुछ ये, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? चलिए देखते हैं। वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? ठीक है, तो सबसे पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको मैंने बताया ही था कि 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ? मेरठ छावनी से शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। और दिल्ली में स्टार्ट कब होगा? दिल्ली में एक तरह से 11 मई से शुरू होगा, अगले ही दिन से, है ना। तो लखनऊ में जो है वो जून में स्टार्ट होगा, ठीक है, जून 1857 में। कानपुर में भी एक तरह से जून में ही स्टार्ट होगा। तो एक तरह से यहाँ पे मेरठ सबसे पहले स्टार्ट होगा 10 मई 1857 को। यहीं से बिगुल फूंका जाता है 1857 की क्रांति का। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, उसके पहले एक और कांड हो चुका था। ये कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 29 मार्च 1857। हुआ यूं कि 29 मार्च 1857 से पूर्व जिन जिन छावनियों में अलग अलग रेजिमेंट्स ने एक तरह से कारतूस और राइफल लेने से मना किया, तो उन छावनियों में उन रेजिमेंट्स को भंग कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया, और उन रेजिमेंट से संबंधित सभी सैनिकों को दंडित किया गया। कई सारे जो नेता थे उनको फांसी पे लटका दिया गया, और बाकी सैनिकों को एक तरह से नौकरी से निकाल दिया गया, सजा दिया गया। उन सैनिकों ने रिटेलिएट नहीं किया, वापस से प्रत्युत्तर नहीं की, एक तरह से उन्हें जवाब नहीं दिया, हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाया, सजा मिलती गई, वो सजा लेते गए। लेकिन पहली बार इसका जवाब दिया
एक व्यक्ति, एक भारतीय ब्राह्मण सैनिक, एक भारतीय ब्राह्मण सैनिक, नाम है सैनिक नहीं, सिपाही कहे, उस समय सिपोह कहा जाता था। इनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो बलिया जिला से संबंध रखते हैं। कौन जिला से? बलिया, यूपी से संबंध रखते थे मंगल पांडे। उस समय वो 34वीं इन्फेंट्री, 34वें इन्फेंट्री सेना में थे। इन्फेंट्री रेजिमेंट में ये थे। तो 34वीं रेजिमेंट के ये सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। इन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने सीनियर अधिकारियों के ऊपर हमला करके लेफ्टिनेंट बाग, एक है लेफ्टिनेंट बाग, उनकी हत्या कर दी और सार्जेंट मेजर, याद करिएगा, सार्जेंट मेजर ह्यूरसन को घायल कर दिया। ह्यूरसन को घायल कर दिया। तो लेफ्टिनेंट बाग मारे गए मंगल पांडे के हाथों, और जो ये सार्जेंट मेजर हैं ह्यूरसन, ये घायल हो गए। अब ये साहब को, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके, ये 29 मार्च का कहानी है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये पहली बार यहां पर एक तरह से भारतीय सैनिकों द्वारा एक तरह से जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बिगुल जो फूकेगा सब क्रांति का, जिसमें जब क्रांति होती है तो मास में उसमें शामिल होता है, बहुत संख्या में लोग शामिल होते हैं, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मेरठ में जो है ये स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ओके, so here we have the question number 7, presenting to you the question number 7. Who had the leadership of the revolt of 1857 in Bihar? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके पास था? रानी लक्ष्मीबाई? नहीं, रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी में थी। पेशवा बाजीराव? बाजीराव तो यहां पर है ही नहीं, बाजीराव की मृत्यु तो 1740 में ही हो गई है ना। और हजरत महल ये है अवध में, ये कहां पे है? अवध में। कुंवर सिंह ने बिहार में कमान संभाला था, ये बिहार के नेता हैं। बिहार में 1857 की क्रांति को नया रूप देने वाले कुंवर सिंह हैं। कभी कभी बिहार पूछ देता है और कभी कभी बोल देता है जगदीशपुर। ये दरअसल कुंवर सिंह शाहाबाद जिला, जो आज के समय में बिहार का भोजपुर जिला कहा जाता है। आरा जिला, आरा का नाम सुना होगा, पूरा भोजपुरी बेल्ट है। भोजपुर जिला जिसका पहले का नाम क्या था? शाहाबाद। तो शाहाबाद में एक जगह है, नाम है इसका जगदीशपुर। ये जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन इनकी जमींदारी छिन गई। अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था जिसका नाम है इनाम कमीशन। इस ईमान कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, इस ईमान कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें यह बताया गया था कि जो जमींदार हैं वो बहुत बड़े शोषक हैं जनता के। ये जनता का सिर्फ शोषण करते हैं, जनता का कहीं से भी ये भलाई वेलफेयर नहीं करते हैं, और कोशिश में रहते हैं कि कैसी कैसी नीतियां बनाई जाए जिससे जनता से अधिक राजस्व वसूली जाए। और ये उन क्षेत्रों की बात की जा रही है जिन क्षेत्रों में अभी एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो है वर्चस्व अभी, जैसे अवध भले ही सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वहां के जमींदार अभी भी नवाब के अंदर में ही थे। ठीक है, तो इनाम कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 22,000 से ज्यादा जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई थी। 22,000 से ज्यादा जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई थी, और वहां का रेवेन्यू कलेक्शन का अथॉरिटी अपने पास रख लिया अंग्रेजों ने। इसी क्रम में जगदीशपुर के जमींदार की भी जमींदारी गई, और बार बार कुंवर सिंह अंग्रेजों से ये याचना कर रहे हैं
कि मेरी जमींदारी लौटा दी जाए, लेकिन अंग्रेजों के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, और सबसे पहले 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई रोहिणी, देवघर के पास है, झारखंड में आज के वक्त में पड़ता है, उस समय बिहार का पार्ट था। तो देवघर में एक रोहिणी नामक जगह है, वहां पे सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह किया, और ये बहुत सफल विद्रोह नहीं हुआ। उसके पश्चात पटना में शुरू हुआ। पटना में सबसे पहले 3 जुलाई को यह विद्रोह शुरू होगा। 3 जुलाई 1857 को कहां पे शुरू होगा? पटना में। और ये यहाँ के नेतृत्व करता है पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली साहब। ये कौन थे? पुस्तक विक्रेता। इन्होंने ये कहाँ के रहने वाले थे? पटना सिटी के। तो पुस्तक विक्रेता पीर अली साहब के नेतृत्व में पटना में यह विद्रोह शुरू होगा। 4 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 4 जुलाई को इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है। और 7 जुलाई को इनको फांसी दे दी जाएगी। तो 3 जुलाई को यह विद्रोह शुरू होता है पटना में, 4 जुलाई को ये गिरफ्तार होते हैं, और 7 जुलाई को ये फांसी पर लटका दिए जाते हैं। 25 जुलाई को दानापुर के रेजिमेंट जो छावनी है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर रेजिमेंट के जो दानापुर छावनी है पटना के पास, वहां के सैनिक विद्रोह कर देते हैं, और वहां से विद्रोह करते हुए ये गंगा पार करके पहुंचते हैं भोजपुर, और वहीं पर मुलाकात होती है कुंवर सिंह से। और कुंवर सिंह इसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी समझते हुए विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, और विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं। इस प्रकार से बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? बिहार का नेतृत्व किसने किया? और ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन है, बीपीएससी को इससे बहुत प्यार है। इस क्वेश्चन से इतनी बार बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हर ऑल्टरनेट ईयर या किसी ना किसी माध्यम से इस क्वेश्चन को पूछ ही लिया जाता है कि बिहार में किसने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। तो चले आगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने क्या है। Which of the following generals was not involved in suppressing the rebellion in 1857? तो निम्नलिखित में से कौन सा जनरल है जो 1857 के विद्रोह को दबाने में शामिल नहीं था? देखिए जी, नील शामिल थे, हैवलॉक भी शामिल और ह्यूरोज भी शामिल है। अच्छा, नील कहां शामिल थे उसको हम एक जगह हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नील कोई एक जगह शामिल नहीं था, लेकिन ह्यूरोज साहब एक जगह शामिल थे। और ह्यूरोज एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है ह्यूरोज के, क्योंकि इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया कि इतने सारे योद्धाओं के बीच में, इतने सारे मर्दों के बीच में अकेली योद्धा थी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, कॉम्प्लीमेंट था रानी लक्ष्मीबाई के लिए, क्यों उन्हें एक बहुत शानदार दुश्मन मिला ह्यूरोज को, जिसने टक्कर दी। ह्यूरोज के लिए तो दुश्मन ही थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने जम के टक्कर दी, बराबरी की टक्कर दी, नाको चने चबवा दिए ह्यूरोज के, अंततः मारी जाती हैं ह्यूरोज के हाथों। तो ह्यूरोज साहब ने झांसी का कमान संभाला था, और ये याद रखिएगा झांसी का काम। नील साहब 2-3 जगह गए, हैवलॉक साहब भी 2-3 जगह गए हैं। इसको हम लोग डिस्कस अगले जैसे क्वेश्चन आता है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे एक जगह। नॉट साहब, ये साहब कहीं नहीं थे। तो ये जो है हमारे नॉट साहब जो हैं वो कहीं भी रिबेलियन सप्रेस करने में शामिल नहीं थे। आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो धक्का लगता है अंग्रेजों को, अरे ये हो क्या गया। उनको आइडिया ही नहीं था कि उनके अपने ही सैनिक उनके खिलाफ उठ के खड़े हो जाएंगे, जबकि ऐसे पहले से रिपोर्ट आ रही थी अंग्रेजों के पास, बार बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी कि एक बड़े विद्रोह की तैयारी हो रही है। लेकिन अंग्रेजी शासन प्रशासन को इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, और एक बहुत बड़े विद्रोह के रूप में इनका सामना हुआ, और इनको भयंकर वाला शौक लगा, और शौक से जब संभले ये तो फिर से वापस लग गए दमन करने में, और इतनी बुरी तरह से इस विद्रोह का दमन किया इन्होंने, यहाँ तक कि लॉर्ड कैनिंग ने इस विद्रोह का कमान संभालने के लिए अपने हेडक्वार्टर को चेंज करके इलाहाबाद लेके आ गए। वो इतने दिन तक कलकत्ता से वो इलाहाबाद से सब कमांड कर रहे थे। उनका उस समय प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था, तो इलाहाबाद था, याद रखिएगा।
इलाहाबाद था। तो नॉट साहब नहीं थे, बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसमें थे, नॉट साहब कहीं भी शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑन द फॉर्च्यून्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी की किस्मत पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या जी, क्या हुआ किस्मत 1857 की क्रांति के बाद? बर्बाद हो गई 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का किस्मत। क्या हुआ? जो शासन व्यवस्था चल रही थी भारत की, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन व्यवस्था थी, वो उसके हाथों से ले ली गई। ब्रिटिश सरकार इसी का तो वेट कर रही थी। देखो जी, 1793 में 1793 का जो चार्टर एक्ट आएगा, उसमें सबसे पहले यह इंडिकेट कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार एक तरह से कंपनी पर पूरी तरह से नकेल कस दिया है इसने, ब्रिटिश सरकार ने, और वो तैयार है भारत का शासन अपने हाथों में लेने के लिए। वहां से पहली बार इंडिकेट करना ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिकेट करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश कंपनी को कि देखो जी, अब हमारे पास अथॉरिटी है, हम जब तक चाहेंगे तब तक आप वहां पर हैं, और जब नहीं चाहेंगे तो आपको वहां से विदा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पे 20 साल के लिए 20 साल के लिए यहां पे पहली बार टाइम ड्यूरेशन डाला गया कि हाँ, हम 20 सालों के लिए, इसके पहले तो मोनोपोली थी, एक अधिकार था कंपनी का कि हमारा ही एक अधिकार है, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में पहली बार 20 साल उसमें मेंशन किया गया कि अगले 20 इयर्स के लिए आपकी मोनोपोली और बढ़ाई जाती है। अर्थात कि 20 साल के बाद हम फिर से देखेंगे कि आपकी मोनोपोली बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट आएगा, इसमें इनका व्यापार का मोनोपोली खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ चीन और चाइना छोड़ के, चाइना और चाय का व्यापार छोड़ के, चाइना के साथ और चाय का व्यापार छोड़ के इनकी भारत से बाकी सभी में मोनोपोली, एक अधिकार खत्म कर दिया जाएगा, और ब्रिटेन से बाकी कंपनियों को और बाकी व्यापारियों को भी भारत से व्यापार करने की इजाजत मिल जाएगी। तो यहां से इनकी मोनोपोली टूटनी शुरू हो जाएगी, और भारत में इनको चीन और चाय का छोड़ के बाकी फॉर्म में इनको एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था देखने की ज्यादा जिम्मेवारी दे दी गई कि आप प्रशासन ज्यादा पे फोकस कीजिए, व्यापार पे कम फोकस कीजिए, व्यापार करने के लिए बाकी लोग भी हैं। तो एक तरह से 1804, तो यहां भी इनको 20 साल का मोहलत मिल जाता है। 1833 का जब चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का जब चार्टर एक्ट आएगा, तो इसमें स्पष्ट रूप से कंपनी का जो व्यापारिक जो एक स्वरूप था उसको खत्म कर दिया गया, और इसको सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर रखा गया, प्रशासनिक स्वरूप बनाकर रखा गया। बोला कि आप सिर्फ प्रशासन हैंडल कीजिए, व्यापार करने का आप जरूरत आपको नहीं है। जो बचा हुआ चाय और चीन का व्यापार था वो भी खत्म कर दिया गया। 1853 में तो क्लियरली इंडिकेट था कि जब तक, अब बोल दिया गया इसमें कि महारानी जब तक चाहेंगी तब तक आप है, महारानी जिस दिन नहीं चाहेंगे उस दिन आप नहीं है। 1853 का जब चार्टर एक्ट आएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि महारानी के प्रसाद पर्यंत तक, महारानी जब तक चाहेंगी तब तक आप शासन व्यवस्था में है। अब इनको क्लियरली इंडिकेट हो गया था कि अब कभी भी इनका शासन व्यवस्था खत्म हो सकता है, और तब 1857 की क्रांति हुई और ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा मौका हाथ लगा, और 1858 का जो एक्ट आएगा उसमें स्पष्ट रूप से कंपनी से शासन व्यवस्था लेकर के किसको दे दिया गया, क्राउन के अंडर में भारत का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट है कि what was the impact of the revolt of 1857 on the fortune of the East India Company? Company's position in India was strengthened. भारत में कंपनी की स्थिति मजबूत थी। ये क्या बात है भाई, इनकी स्थिति बहुत दुर्बल हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भारत के पड़ोसी देशों में भी व्यापार करने की अनुमति दे दी। भाई इनका व्यापारिक शक्ति खत्म हो गया था, ये व्यापारिक रूप अब इनका नहीं है, ये व्यापार नहीं कर रहे हैं ये, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं है अब। इसने भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। यही वो ऑप्शन था जिसे हम ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते मिल गया। आइए, इट एंडेड द कंपनीज रूल इन इंडिया, इसने भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। अगला भी देख लेते हैं, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक वाला भी ऑप्शन चेक करना है। सभी शक्तियां निदेशकों में निहित थी, ऑल द पावर्स वर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स। नहीं भाई, खत्म कर दिया गया। यहाँ पे जो दो दोहरी व्यवस्था जो चल रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो दोहरी व्यवस्था यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। अब कोई पावर डायरेक्टर के पास नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। इसने भारत में कंपनी की शासन व्यवस्था खत्म कर दी। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई हैड टू फेस
इन हर लास्ट बैटल। रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज, गफ, नील एंड हैवलॉक। अभी अभी बात चली है कि इस बंदे ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या खास स्टेटमेंट बोला था। वो साहब कौन थे? वो थे ह्यूरोज। इनको स्पेशली इंग्लैंड से बुलाया गया था झांसी की कमान संभालने के लिए, है ना, इनको स्पेशली बुलाया गया था वहां से। तो हीरोज जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को हराते हैं और उनको एक तरह से आमना सामना हुआ और उसमें रानी लक्ष्मीबाई मारी जाती है। चलिए, तो हीरोज साहब की रानी लक्ष्मीबाई के साथ आमना सामना हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? और कोई नहीं, पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द रिवोल्ट ऑफ 1857 अराइजेस। तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन था? पामस्टन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब विद्रोह की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। ये सब क्वेश्चन ट्रेंडी क्वेश्चन है। अब ये आया फिर से स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ गए। What was the objective of Queen Victoria's proclamation? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? अरे भाई, जब 1 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858, स्थान है इलाहाबाद, व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग। इसने महारानी के प्रोक्लेमेशन का उद्घोषणा को पढ़ा, जो उद्घोषणा पत्र आया था, प्रोक्लेमेशन जो वहां से लिख के आया था, उसको पढ़ा। और उसी दिन, यह 1 नवंबर 1858 का वो दिन था जिसके बाद भारत में मुगल ऑफिशियल रूप से खत्म हो गया, ऑफिशियली समाप्त हो गया। ठीक है, तो क्या था इसमें? महारानी समझ चुकी थी कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, जो हड़प की नीति थी, उस हड़प की नीति ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में। तो उसमें अब महारानी ने बोल दिया कि अब इसके बाद से हड़प की नीति बंद कर दी जाएगी, भारतीय शासकों को अब गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा और गोद लेकर के वो अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देंगे। अभी तक जितने हम क्षेत्रों को कब्जा किए हुए हैं वहीं तक रहेगा, अब इसके बाद से किसी भी राज्य पर कब्जा हम नहीं करेंगे। और जितने भी राजा हैं उनको हम अपने समकक्ष मानेंगे, उनको अपने बराबर मानेंगे, अपने बराबर वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में एकीकृत करने की किसी भी योजना को छोड़ दिया गया। ये सही था उद्देश्य। अब इसके बाद से किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा और ब्रिटिश शासकों को वापस से एडॉप्शन करने का जो पावर है वो दे दिया गया कि हाँ, अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आप गोद लेकर के उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, ये माना गया। उद्घोषणा। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन रखना, ये भी एक बहुत बड़ा उद्घोषणा में लिखा गया कि हाँ, अब ब्रिटिश कंपनी का शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश शासन का कंपनी के हाथ से कहां चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया अब शासन। और अब यहां का वायसराय, इसी के तहत क्या किया गया? भारत का वायसराय, भारत का जो गवर्नर जनरल था अब वायसराय के नाम से जाना गया। भारत का जो गवर्नर जनरल था अब गवर्नर जनरल नहीं कह के किस नाम से जाना जाएगा? अब वायसराय के नाम से जाना जाएगा। और वायसराय जो है वो राज घराने का प्रतिनिधि होगा। राज घराने का प्रतिनिधि मतलब राजा का या महारानी का प्रतिनिधि होगा भारत में। ठीक है, तो ये भी होगा। कीपिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तीसरा, रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनिमय। ये कतई नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ व्यापार का जो मोनोपोली था वो खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली अब खत्म हो चुका था, 1833 में ही खत्म हो चुका था इनफैक्ट। तो अब इसमें है कि खोजना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो मेरा स्टेटमेंट 1 सही और स्टेटमेंट 2 सही है। तो देखो तो कौन सा स्टेटमेंट 1 और 2 के साथ है? ऑप्शन ए ही है, 1 एंड 2। तो ए सही है, केवल 1 और 2 हमारा आंसर होगा कि उन्होंने भारतीय साम्राज्य में मिलाने की जो नीति रही है हड़प की नीति के तहत उसको त्याग दिया। और दूसरा कि इसने भारत का शासन किसके हाथों में दे दिया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ओके, so here the question number 12 is
मंगल पांडे वॉज सोल्जर ऑफ। मंगल पांडे कहाँ के सैनिक थे? तो बात हुई है मंगल पांडे की, जब हम चर्चा कर रहे थे उसमें आया होगा एक शब्द, वो कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं, कौन सा होगा? 19 नेटिव इन्फेंट्री, 19वां नेटिव इन्फेंट्री, 25वां नेटिव इन्फेंट्री, 49वां नेटिव इन्फेंट्री या 34वां नेटिव इन्फेंट्री? तो आप ध्यान दिए होंगे कौन सा था, 34वां नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। इस पे एक मूवी बनी थी, आमिर खान जो थे उसमें हीरो थे। मूवी फ्लॉप की थी लेकिन मूवी अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मूवी मुझे तो अच्छी लगी थी खास, बाकी अब बाकी लोगों का अलग अलग चॉइस होता है, मुझे अच्छी लगी थी। तो 34वां नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, so the so called first war of independence was neither the so called first war of independence was neither the first nor the national war of independence this statement is related to। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है आरसी मजूमदार। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? आरसी मजूमदार। और दूसरा स्टेटमेंट किसका है? दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है एसएन सेन। तो क्या एसएन सेन होंगे? और तीसरा ऑप्शन है ताराचंद, और चौथा स्टेटमेंट है, तो चौथा ऑप्शन है, सॉरी ये स्टेटमेंट मैं बार बार कह रहा हूं, वीडी सावरकर। तो क्या वीडी सावरकर होंगे? चलिए बताना है आपको, ऑप्शन चेक करके बताइए, और जिसको आता है वो ऑप्शन कहां पे जवाब देगा? वो जवाब देगा कमेंट सेक्शन में कि किसने क्या बोला है। ठीक है, तो किसने क्या बोला है, कौन है, किसने क्या बोला है ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए ओके, कौन किसने बोला है बताइए जल्दी। एसएन तारा, वीडी सावरकर साहब ने तो बोला है कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, इन्होंने कहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, है ना। ये कहा है आरसी मजूमदार ने। किसने कहा है? आरसी मजूमदार का यह कथन है कि द सो कॉल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नीदर द फर्स्ट नॉर द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इनका मानना था कि यह ना पहली बार विद्रोह हुआ है, इसके पहले भी विद्रोह हुआ है, और बहुत सारे स्थानीय विद्रोह, एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे जिसमें स्थानीय विद्रोह का एक क्रम है, कई सारे विद्रोह पढ़ेंगे। तो कि इसको भी उन्होंने बहुत राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये इसका प्रभाव पूरे भारत में नहीं था, उसका प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत और उत्तर भारत के भी कुछ खास हिस्सों में ही सीमित था, और इसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं माना। जबकि वीडी सावरकर इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं क्योंकि यह भारत से विदेशियों को भगाने की लड़ाई थी, भले ही अपने निजी स्वार्थ के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन यह स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। तो आरसी मजूमदार हमारा आंसर होगा। आरसी मजूमदार ने कहा है कि यह ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एग्जाम्स में स्टेटमेंट पूछने के एक कथन, एक चलन चल रही है। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, वेयर इज द म्यूजियम ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि, ओके, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। दरअसल जहां इनकी डेथ हुई थी ना, वहीं पर इनका, जहां पे डेथ हुई थी वहीं पर इनका समाधि भी है। तो समाधि जो है वो कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी? ये समाधि झांसी में नहीं हुई थी इनकी डेथ, और एग्जाम में पूछ चुका पिछली बार, ये पिछली बार एग्जाम में पूछ चुका है कि कहाँ पे उनकी निधन हुई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। दरअसल महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की लड़ाई लड़ते हुए वहां से निकल के भागती हैं क्योंकि वहां पे वो कमजोर हो जाती हैं झांसी में, और वहां पे से वो जाती हैं ग्वालियर, और ग्वालियर में जनरल स्मिथ की सेना को हराती हैं, और जनरल स्मिथ की सेना वहां से भागते हैं और ग्वालियर पे महारानी लक्ष्मीबाई अधिकार कर लेती हैं। वहीं पे इनका जो है एक तरह से मुलाकात होता है तात्या टोपे से, और फिर जो स्मिथ भागा होता है बीच में ह्यूरोज के साथ मुलाकात होती है, और ह्यूरोज के साथ वापस से सेना को मजबूत करता है, और स्मिथ और ह्यूरोज की सेना ग्वालियर पे आक्रमण करती है, और इस आक्रमण में महारानी लक्ष्मीबाई जो है लड़ते हुए शहीद हो जाती हैं, मारी जाती हैं। तो यहाँ पर ही इनका समाधि बनाया गया है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है। तो ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट द बैरकपुर ड्यूरिंग द 1857 म्यूटिनी? 1857 के क्रांति के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? भाई हेनरी लॉरेंस दरअसल उस समय अवध के रेजिडेंट थे, याद रखिएगा। जिस समय 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय जो है ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो है वो हेनरी लॉरेंस जो है वो अवध के रेजिडेंट हैं,
और इसी समय अवध की रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए विद्रोहियों के हाथों हेनरी लॉरेंस मारे जाते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे कि बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? क्योंकि आपको पता है कि बैरकपुर जो मंगल पांडे वाली जो घटना हुई थी, जो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, मंगल पांडे ने जो मारा था वो बैरकपुर में ही सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। याद रखिएगा मंगल पांडे से संबंधित कि मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, उसके बाद वो बैरकपुर छावनी में थे, वो बलिया जिला से संबंध रखते थे और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की थी और हीरोज को घायल किया था। तो ये कौन था? हेरसे था। कौन था? हेरसे जो है वहां का कमांडिंग ऑफिसर था। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी सही है, हेनरी लॉरेंस नहीं होगा। सर व्हीलर थे, लेकिन सर व्हीलर जो है वो दमनकर्ता में से थे, सप्रेश किया उन्होंने, एक तरह से उन्होंने इस विद्रोह का दमन किया है। अलग अलग जैसे कानपुर में वो बहुत बड़ा रोल अदा किए हुए थे इस विद्रोह के दमन को करने में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है हु नेम्ड द वॉर ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी अभी चर्चा चली थी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है इसे? किसने कहा है? वीडी सावरकर, दामोदर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर ने कहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने इसे पहली बार जो है क्या कहा? ये क्या है? हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें कुछ खास नहीं था, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 इन इलाहाबाद। ओके चलिए। ओके जो नाना साहब है, नाना साहब जो है वो कानपुर में है। नाना साहब कहाँ पे है? कानपुर में। नाना साहब कानपुर में। तात्या टोपे अलग अलग स्थानों पे उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तात्या टोपे ने अलग अलग स्थानों पे, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गला सूख गया है, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, क्योंकि लगातार बोलते बोलते गला सूखना आम बात है। ओके, तो इलाहाबाद में कौन सा नेता था? तो तात्या टोपे अलग अलग जगहों पे लड़ा। इन्होंने सबसे पहले कानपुर में भी लड़ा, बाद में रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने ग्वालियर में भी साथ में लड़ा। बाद में इनके अपने ही मित्र द्वारा ये पकड़े जाते, अपना ही मित्र इनको पकड़वा देता है और ये फांसी पे लटका दिए जाते हैं। मौलवी लियाकत अली साहब जो है इलाहाबाद के नेता थे। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद में लीड करेंगे। मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में लीड करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देखें हम लोग, अजीमुल्ला वाली भी आएगी क्वेश्चन, तो उसमें अजीमुल्ला का देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे है पहला स्टेटमेंट, रानी लक्ष्मीबाई वो ज्वाइंट तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ मिल गई, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ इनकी मुलाकात हुई और वहीं पर जो है तात्या टोपे लड़ेंगे और बाद में जब तात्या टोपे को लगेगा कि हम यहाँ पे पराजित होने वाले हैं, तो वहां से फिर वो दूसरे दिशा में निकल जाएंगे और रानी लक्ष्मीबाई उसी जगह मारी भी जाएंगी। तो द रानी ऑफ झांसी हैड बीन जेल्ड। अब ये जेल, भाई रानी लक्ष्मीबाई को जेल थोड़ी हुआ था, आजीवन कारावास थोड़ी हुआ था, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो इसमें है कि चूज द करेक्ट आंसर, तो केवल एक ही सही है, केवल एक सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई शहीद होती हैं, मृत्यु की शिकार होती हैं, मारी जाती हैं, ना कि उनको जेल होता है, तो केवल एक होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर हो गया, 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाना साहब डिफीटेड एट कानपुर और एस्केप टू नेपाल इन अर्ली 1859। स्टेटमेंट सही है। नाना साहब हार के, पराजित होकर के नेपाल चले जाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। नाना साहब पराजित होकर के। दूसरा स्टेटमेंट, तात्या टोपे नेपाल के रास्ते भूटान में भाग गए लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए, नहीं, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। नाना साहब तात्या टोपे भारत में ही अपने मित्रों के धोखे से पकड़े जाते हैं। ये भारत में ही इनका मित्र जो है इनको पकड़वा देता है और ये बाद में फांसी पे लटका दिए जाते हैं। अगला स्टेटमेंट है, बाय 1859 कुंवर सिंह बख्त खां वर ऑल डेड। 1859 तक कुंवर सिंह और बख्त खां सभी मर चुके थे, सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4 सही है। स्टेटमेंट 3 हमने नहीं पढ़ा था। बेगम ऑफ अवध वाज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल। अवध की बेगम को नेपाल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट सही है, ये भी नेपाल को फरार हो गई थी। तो नाना साहब और अवध की बेगम हजरत महल, याद रखिएगा, अवध की बेगम हजरत महल, है ना,
बेगम हजरत महल ने इस कमान को संभाला था। और बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी? अंतिम शासक वाजिद अली शाह की बेगम थी। और इनका पुत्र 2 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को घोषित किया गया था क्या? अवध का नवाब। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है। और तो स्टेटमेंट आपका सही है 1, 3 और 4 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। सो हम जरा सा ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या पूछ रहा है। ऑप्शन कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो चूज द करेक्ट आंसर देखो जरा सा, 1, 3 और 4 सही था। स्टेटमेंट कहाँ है? 1, 3 और 4 सी में है। 1, 3 और 4 स्टेटमेंट हमारा सही है। 1, 3 और 4 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, खिदमत है। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। अगला क्वेश्चन क्या है? With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by a friend, captured and put to the death by the British? अभी बात हुई थी कि मित्र ने पकड़वाया और वो फांसी पे लटका दिए गए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको एक मित्र ने धोखा दिया, पकड़ लिया और अंग्रेजों द्वारा मौत की सजा दी गई? तो और कोई नहीं, कौन है? तात्या टोपे। और कौन है? तात्या टोपे साहब जो है वो पकड़े गए थे 1858 में। इनफैक्ट 1858 में वो पकड़े गए और फांसी पे लटका दिए गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तात्या टोपे पकड़े जाते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है। अगला क्वेश्चन है कि द रूलर ऑफ पटियाला सिंध एंड ओके सॉरी, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस है। विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, एडुकेटेड इंडियंस व्यूड दिस रिवोल्ट एज बैकवर्ड लुकिंग। बात हुई थी, शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पिछड़ी सोच के रूप में देखा। उनको लगा कि हम मध्यकाल की तरफ वापस जा रहे हैं। उनको लगा कि ये राजघराने वापस आएंगे, राजा बनेंगे और फिर से हमें उसी जोन में ले जाएंगे जिस जोन से हम बाहर निकल के आए हैं, और हम नई चीजें नहीं सीख पाएंगे। अंग्रेज हमें नई चीजों सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सभ्य इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सिविलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीजें शिक्षित भारतीयों के मन में थी। स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। पटियाला सिंध और के शासकों और अन्य सिख सरदारों ने विद्रोह में भाग लिया नहीं, कहीं से पंजाब का अधिकांश पार्ट जो है वो अछूता रहा। पटियाला के शासक ने उल्टे अंग्रेजों का समर्थन किया और यही कारण है कि पटियाला के महाराज बाद में 1861 की जब जो काउंसिल एक्ट आएगी उसके बाद वो प्रथम भारतीयों में से बनेंगे जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय के तौर पे शामिल किया जाएगा। तो नहीं है पटियाला, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये विद्रोह में भाग नहीं लेंगे। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, ये स्टेटमेंट सही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने समर्थन किया है, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो है ग्वालियर के सिंधिया साहब। तो ये स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। सही उत्तर का चयन करें, केवल 1 और 2। 1 और 2, 2 नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा, केवल 1 और 3। 1 और 3, 1 और 3 सही है, 1 और 3 के साथ जाएंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आज जो है हमारे 1857 की क्रांति का प्रथम भाग जो है हमने देखा, और द्वितीय भाग में और ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चन के दौरान हम कई सारी बातों को समझेंगे। आज भी मुझे आशा है कि आपने इस चीज को समझने की कोशिश की है क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, लेक्चर आता है तो बहुत सिस्टमैटिकली आता है और सिस्टमैटिक तरीके से हम चीज़ों को डील करते हुए चलते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे कॉन्सेप्ट को हम समझना होता है ना। तो उसमें कभी कोई पक्ष आता है, कभी कोई पक्ष आता है। तो हम एक तरह से, मुझे आशा है कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये बात समझ में आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और जो एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन खोज रहे थे, रिवीजन करना चाहते थे, उनके लिए ये लेक्चर्स बहुत कमाल की होने वाली है। तो एक तरह से अब पार्ट 2 हम लोग देखते हैं कल के लेक्चर में, और उसके बाद पार्ट 3 एक और आएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है हम देखेंगे ताकि आपके एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। एंजॉय और वीडियो, और साथ ही साथ हमें समर्थन करें, हमारा सपोर्ट करें, जम के सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाया करें, जब आए आपका नोटिफिकेशन तो आपको पता हो कि लेक्चर कब आ रही है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। एंजॉय योर वीडियो।